सभी स्टूडेंटों को ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आप लोग को जानकारी है कि ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक्सप्लेन किया जा रहा है यह 12 क्लास का होगा। 2022 में जितने विद्यार्थी कॉमर्स से बिहार बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वह कहीं ना कहीं ट्यूशन ले भी रहे हैं और पढ़ भी रहे हैं। रहा बात ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो हमारे समय से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके जो पतले वाला बुक मिलता है उसमें ऑब्जेक्टिव आप अपने से खुद से 50%, 40% या 60% समझ लेते हैं, लेकिन समझना और एक उसको अच्छी ढंग से समझना में फर्क होता है। ऐसे कंडीशन में मैंने कोशिश किया हूं कि जितने आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो उसको एक्सप्लेन मैं आपको करके बताऊंगा और आपको भी थोड़ा इसमें बेनिफिट महसूस होगा। रही बात कुछ न्यूमेरिकल मैथ टाइप का है, तो कुछ स्टूडेंट ने कल सवाल किया था कि सर कुछ मैथ है बोर्ड पर बना दीजिएगा। ठीक है, मैं बोर्ड पर बना दूंगा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है। तो पहले हम लोग इस पर फोकस हो जाए कि जितना हम लोग इसके मार्फत से निकल जा रहा है उतना इसके मार्फत से समझे, और जितना जरूरत पड़ेगा व्हाइट बोर्ड पर जाकर बनाना फिर उस पर हम बना देंगे। तो हम लोग कल तक के वीडियो में 1 से 21 तक दिखे थे, तो आज 1 से 20 तक मानते हैं, और आज हम चलते हैं 21 के पर 21 पर चलते हैं और फिर 21 से हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। थोड़ा सा बारिश के कारण लेकर बहुत टफ प्रॉब्लम हो रहा है ऑनलाइन क्लास में। बारिश इतनी जबरदस्त हुई है कि सारी चीज सिस्टम गड़बड़ वगैरह नेट का कर दिया है। चलिए कोई बात नहीं है, हम हर कोशिश करें जैसा हो जिस तरह हो आपको सुविधा मुहैया कराएंगे। चलिए तो अब हम लोग जो बात करेंगे 21 नंबर क्वेश्चन के लिए। 21 नंबर क्वेश्चन शायद कल के वीडियो में क्लियर हो गया था। हम 22 नंबर पर बात करेंगे। 22 नंबर जो क्वेश्चन होगा उसको गौर से देखेंगे। लिख रहा है कि ए, बी और सी एक फर्म के साझेदार हैं। डी नए साझेदार में प्रवेश करता है। तो देखिए ए 3 को पार्टनर किसी फर्म को चला रहे हैं और नया पार्टनर फर्म में प्रवेश करे, यानी लिख रहा है कि ए बी सी आर पार्टनर इन ए फर्म। डी इज एडमिट एज ए न्यू पार्टनर। अगर न्यू पार्टनर के रूप में कोई प्रवेश करता है तो ऐसे को क्या माना जाता है? पुराने साझेदार का विघटन, पुराने फर्म और पुराने साझेदार का विघटन होगा, पुराने साझेदार का पुनर्गठित होगा, इनमें से कोई नहीं। देखिए ये जो 22 का आंसर होगा, फर्म का विघटन तो होता ही नहीं है। 22 में जो आपके यहाँ आंसर दिया है उसको भी देखते चलते, वो गलत है क्या सही चले, वो भी सही है आप लोग को। इसमें जो होगा, इसमें देखिए फर्म पुरानी साझेदार का पुनर्गठित होता है, इसलिए इसमें जो सी नंबर ऑप्शन है इसके लिए परफेक्ट है, मैच है, इसलिए सी इसका आंसर होगा। ये 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो बीएससी बोर्ड लिखा है उसके वो पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब हम 23 पर बात करेंगे ना। 23 पर किसी नए साझेदार के प्रवेश पर, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर परिसंपत्ति के हुई मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा। कह रहा है कि जब कोई नया पार्टनर हो और किसी संपत्ति के मूल्य में वृद्धि हो तो उसको क्या कहते हैं, कहाँ डेबिट करते हैं, कहाँ लिखते हैं, तो ये डेबिट पूछ दिया है। तो 23 नंबर जो सवाल आपके दिया हुआ है ये आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। ये सवाल पहले भी शायद मिला होगा या नहीं मिला है। देखिए संपत्ति के दाम घटता या बढ़ता है तो आपको लिखा जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट में, ये कोई डाउट नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ लिखा है कि संपत्ति के मूल्य में वृद्धि को डेबिट किया जाएगा। देखिए ऐसे संपत्ति के मूल्य में वृद्धि होता है तो उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा जाता है। यहाँ पूछ देंगे कि यहाँ डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पर एसेट खाते में डेबिट किया जाता है। एसेट खाते में संपत्ति के डेबिट साइड में लिखा जाता है, इसलिए यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन एब्सोल्युटली आएगा। अगर यहीं पर क्रेडिट डाल देता है ना तो वैसे कंडीशन में रिवैल्यूएशन वाला हो जाता है, 1 नंबर वाला सही हो जाता है। नेक्स्ट जो है, चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन हम लोग के पास है स्क्रीन पर, तो ये आपको 24 नंबर, किसी नए साझेदार के प्रवेश पर अवितरित लाभ जो पुराने फर्म के चिट्ठे में दर्शाए पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे। कह रहा है कोई ऐसा अनडिवाइडेड प्रॉफिट हो जो बैलेंस शीट में हो और पुराने बैलेंस शीट में उसके पूंजी खाते में हस्तांतरित, किसके पूंजी खाते में हस्तांतरित करेंगे? पुराने साझेदार के लाभ अनुपात में, पुराने साझेदार के नए लाभ अनुपात में, सभी साझेदार के। देखिए इसमें तो ए सी होगा नहीं, बी होगा नहीं,
या और डी तो होगा नहीं, इसमें ई ऑप्शन सही है। पुराने साझेदार के लाभ विभाजन अनुपात में 24 का जो ई आपके आंसर दिया है ये एब्सोल्युटली राइट है। 24 का ये आंसर होगा, क्योंकि आपके जो बुक में है कहीं कहीं कोई ना कोई आंसर माइनर मिस्टेक है, इसलिए हम लोग सुधार भी लेंगे नहीं। 25 में एक फॉर्म में जेड को लाभ में 1/4 अंश के लिए प्रवेश दिया जाता है। एक फॉर्म में जेड को लाभ में 1/4 भाग के लिए प्रवेश दिया जाता है, जिसके लिए वह ख्याति 30 साल लाता है, तो पुराने साझेदार एक द्वारा लिया जाएगा किस अनुपात। देखिए ये बहुत सिंपल बात है। यहाँ पर जो नया पार्टनर आ रहा है गुडविल लेके आ रहा है और कोई रेशियो के नहीं जाए तो त्याग अनुपात तो ही होगा, कोई हो त्याग अनुपात होगा, त्याग अनुपात में ही लेता है गुडविल, त्याग अनुपात में लेता है। तो 25 का सी नंबर आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा। तो 25 का सी भी आपकी किताब में दिया हुआ है। चलिए अब हम बातें करेंगे 26। एक नए साझेदार प्रवेश पर संपत्ति के मूल्यांकन में कमी को डेबिट किया जाएगा। देखिए संपत्ति के मूल्य में कमी को, और कमी को कहाँ डेबिट किया जाएगा, तो यह जो है बहुत अच्छा सवाल दिया था। 26 का जो सवाल का ऑप्शन होगा बहुत सटीक होगा। ये लाभ देखिए, इसमें देखिए सबसे पहले इसमें पुनर्मूल्यांकन खाता नहीं कहीं लिखा है, तो पुनर्मूल्यांकन खाता में तो रिवैल्यूएशन नहीं लिखा। तो रिवैल्यूएशन का अलग नाम होता है ना प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, इसलिए इसको देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन, ये तो काट दीजिए, हटाइए, इसमें समझिए ए और बी में कौन होगा। तो यहाँ पर डेबिट पूछा है, डेबिट जो होता है ना डेबिट इसमें होता है, मतलब रिवैल्यूएशन, इसी रिवैल्यूएशन का नाम बदल दिया है, रिवैल्यूएशन इसका नाम है, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर ये डेबिट जो शब्द लिखा है अगर क्रेडिट लिख देता है ना तो ऐसे ऑप्शन में 20 का आंसर बन जाता है, एसेट खाता में आ जाता है। इसलिए यहाँ डेबिट लिखा है तो रिवैल्यूएशन का एक और नाम होता है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट, ठीक है। और यहाँ सब डेबिट जो शब्द लिखा है डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट लिख देता, तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ता, ऐसे कंडीशन में आपको यहाँ पर लिखना पड़ता, ये वाला चीज लिखना पड़ता परिसंपत्ति खाते में, सेट में। चलिए 27 नंबर पर हम डिस्कस करते हैं। 27 नंबर जो दिया है थोड़ा सा देखेंगे, गौर से देखेंगे। 27 में एक नए साझेदार में प्रवेश के समय समान, देखिए वही बहुत बार सवाल मिल गया, जनरल रिजर्व एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर ट्रांसफर। देखिए जनरल ओल्ड पार्टनर के पूंजी खाते में ट्रांसफर किया जाता है, ओल्ड पार्टनर पूंजी खाते में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। और आपके बुक में भी आपको बी ही दिया होना चाहिए। चलिए बी दिया है। उसके बाद 28 नंबर, आज हम लोग लाइव में नहीं है, हम लोग ऑन रिकॉर्डिंग पर चल रहे हैं, क्योंकि ऑन रिकॉर्डिंग कर हम लोग पोस्ट कर देंगे। लाइव क्लास के लिए नेट चाहिए। आप देख रहे हैं मौसम बाहर का कितना गंदा हो गया बारिश लेकर, नहीं तो नेट तो जाना ही है, ऐसे कंडीशन में नेट तो जाएगा ही। और नेट वाईफाई कनेक्टेड किसी पोल पर क्रैक हुआ है, तार टूटा हुआ है, पोल गिरा है तो वहां तार टूटा, तब तक ठीक करेगा, तब तक इसी क्लास में चलना होगा। यदि नए साझेदार ख्याति की राशि नगद लाता है तो ख्याति खाता में पहले से शेष विद्यमान ख्याति को पुराने साझेदार में अपलिखित किया जाता है पुराने लाभ अनुपात में। लेकिन लाए न लाए, देखिए पुराने का गुरूल जब भी होता है पुराने अनुपात में ही बांटा जाता है, पुराने अनुपात में, और नए का सेक्रीफाइस रेशियो पर। तो 28 का बी आंसर एब्सोल्युटली दिया है, आप में कोई दिक्कत नहीं, बी दिया। चलिए उसके बाद जो सवाल है 29 नंबर है। 29 नंबर सवाल दिया है कि ए भी एक फर्म के साझेदार है, ए और बी एक फर्म के साझेदार है जो लाभ को 3:2 में विभाजित करते हैं। वे सी को फर्म के लाभ में 1/3 भाग के लिए प्रवेश देते हैं। तो बताइए ए बी सी का नया लाभ अनुपात क्या होगा। यहाँ पर नया लाभ विभाजन अनुपात एक तरह का निकालना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए आपको क्या करना हो कि जैसे यहाँ दिया गौर से खाली सवाल कंसेप्ट, ए और बी का अनुपात दिया है और सी प्रवेश किया, सी का हिस्सा दिया है, तो ऐसे कंडीशन में जब भी लाभ निकाला जाएगा, माना कि 1 रुपया वाला कंसेप्ट कई बार हम लोग बोर्ड पर पढ़ लिए हैं, 1 रुपया वाला कंसेप्ट अप्लाई कीजिएगा और जो जैसे जहां से निकल जाएगा 1 रुपया वाला कंसेप्ट में इस पर काम कर लीजिएगा। अब बात करते हैं 30 नंबर सवाल को देखेंगे गौर से। 30 नंबर जो सवाल होगा उसमें थोड़ा सा सब देखिए, सब अच्छा सवाल दिया है। इसमें लिखा है कि एक्स और वाई साझेदार लाभ 1:1 में है, जेड इतना भाग के लिए प्रवेश करते हैं जिसने ख्याति इतना योगदान दिया, तो
फर्म की ख्याति का मूल्य क्या होगा। देखिए यहाँ फर्म की ख्याति का मूल्य पूछ दिया, यहाँ सिंपल बात है, फर्म की ख्याति आपके 30 नंबर में क्या आंसर दिया उसको देख लेते हैं 30 में। ठीक है, यहाँ पर जो नैका पार्टनर आया है मतलब गुडविल लाया है 1/5 हिस्सा के लिए। देखिए तो गुडविल 1/5 हिस्सा के लिए लाया है ना, तो इसमें फर्म की गुडविल निकालने के लिए नीचे का जो 5 है और जो लाया है उसके हिस्सा से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। जैसे 25,000 लाया है और गुना 5, तो ये आपको 1,25,000 हो जाएगा, इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है, पुनर्मूल्यांकन या पुनर्मूल्य लाभ हानि खाते वहन कर। देखिए जो प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ए रन बाई, कह रहा है कि जो रिवैल्यूएशन में लाभ या हानि होता है उसको कौन सहन करते हैं, जो उसमें पुराने साझेदार सहन करते हैं। ये नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, पुराने करते हैं। उसके बाद दिया है अगला प्रश्न। आज हम लोग सवाल पूरे करेंगे, कोशिश करेंगे पूरे करेंगे। ठीक है ना, सवाल कोई बहुत टफ नहीं दिया है। ठीक है, आप लोग जो ऑनलाइन टेस्ट दे रहे थे उसमें कुछ प्रॉब्लम आप लोगों के साथ आ रहा था, तो अभी हम एक और डेमो करेंगे। जब डेमो में आप सक्सेस नहीं होंगे ना तब तक फाइनल टेस्ट नहीं लेंगे, इसलिए निश्चिंत रहिए। आप लोग के लिए टेक्नोलॉजी नई है, बस थोड़ा देर के लिए प्रॉब्लम है जिनको चलाने नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन जिसको चलाने आ गया उसमें 3 बेनिफिट आप देख रहेंगे। पहला बेनिफिट ऑन द टाइम पर टेस्ट, आप कहीं से टेस्ट दे सकते हैं, घर से रहकर, ऑफलाइन क्लास चलेगा, कोचिंग में आकर, जैसे भी हो जहां से भी हो टेस्ट है, पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट एक्यूरेसी है, उसमें शुद्धता है, कोई गलत नहीं है। उसके बाद आपका टेस्ट का टाइमिंग भी आपको स्पीड बता रहा है कि आप स्पीड में टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, इस आधार पर। और आपका चौथा, आप जिस टेस्ट देने के बाद बेसब्री से रिजल्ट का इंतजार करते हैं ना, उस रिजल्ट के लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है कि जैसे टेस्ट का टाइम खत्म रिजल्ट डिस्प्ले और उसमें फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक और थर्ड रैंक स्टूडेंटों को हाईलाइट कर दे रहा है, बाकी रैंक नीचे दिखा रहा है और 20 तक रैंक दिखाएगा। इसलिए टॉप 20 में बने रहने के लिए ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढंग से सीखिए। जितना पढ़ा रहे हैं ऑब्जेक्टिव, इसी ऑब्जेक्टिव के अंदर से हम ऑब्जेक्टिव लेंगे। और ये रैंक इस बात ऐसी है कि अब आपके गार्जियन से अगर हम कांटेक्ट करते हैं और गार्जियन को बोलते हैं कि अपने बच्चे के मोबाइल नंबर लेकर थोड़ा उसका रिजल्ट भी देख लीजिए, तो वो भी अब देखने के चांस बन सकता है। इसलिए ऐसे कंडीशन में थोड़ा सा अपने को बनिए, इस बार छोड़ देंगे, लेकिन नेक्स्ट टाइम हम प्रत्येक गार्जियन का कॉन्टेक्ट नंबर संपर्क करेंगे और टेस्ट को बोलेंगे कि जब भी टेस्ट हो थोड़ा बैठ जाइएगा आधा घंटा, रिजल्ट आधा घंटा के अंदर में आ जाता है। जैसे टेस्ट खत्म रिजल्ट आएगा, आप देखिएगा स्थिति क्या है। जिससे रिपोर्ट कार्ड बहुत ढंग से जा रहा है, तो ऐसा चीज हम लाए हैं जो आपके बेनिफिट में है, इसलिए थोड़ा मन से ईमानदारी से पढ़िए और अच्छा नंबर लाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक ध्यान रखना है कि इस टेस्ट में टाइम का बड़ी ख्याल है। अगर आपका नंबर बराबर, दूसरा का भी नंबर बराबर, लेकिन कम टाइम में अटेम्प्ट किया है तो वह रैंक 1 हो जा रहा है। ठीक है, जिससे कोई आदमी 10 मिनट में सवाल बनाया तो आप 11 मिनट, दोनों का नंबर बराबर है, तो 10 मिनट वाले को ही रैंक 1 माना जा रहा है। ऐसे कंडीशन में टाइमिंग का भी बड़ी ख्याल, इसलिए जब सवाल डिटेल रहिए ना तो जल्दीबाजी बनेगा। जब नए साझेदार ख्याति की रकम को नगद देता है तो पुराने साझेदार को डेबिट करना चाहिए, फर्म के बही में डेबिट करना चाहिए। कह रहा है जब नए साझेदार ख्याति की रकम नगद देता है तो फर्म के बही में उस राशि को डेबिट मतलब कहाँ डीआर में खाया जाता है। देखिए बड़ी सवाल अटपटा है जिसमें आप लोग बहुत जल्दी गलती कर लेंगे, कोशिश कीजिएगा। ये सवाल में थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं। देखिए डेबिट जो होता है ना, देखिए यहाँ पर आता है सबसे पहले गुडविल नए साझेदार के पूंजी खाते ऑप्शन है नहीं, ये इसमें बी नंबर। जैसे आप देखेंगे कि गुडविल को कैश कॉलम में ले जाकर लिखते थे, कैश कॉलम को डीआर साइड में लिखते थे, वहीं डेबिट है, इसलिए इसका आंसर बी होगा। नए साझेदार द्वारा ख्याति के नगद राशि को क्या कहते हैं, तो ये कह रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल, नगद राशि गुडविल आता है प्रीमियम फॉर गुडविल, यानी या प्रीमियम फॉर गुडविल कहा जा सकता है। उसके बाद जो नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन उसको भी क्लियर करेंगे। 34 दिया है, 34 चलिए पुनर्मूल्यांकन खाते या लाभ हानि सम, देखिए यहाँ दिया है, देखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, एक ही नाम होता है, शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते हस्तांतर किया जाता है। देखिए कह रहा है कि जो सार्वजनिक खाते के शेष पुराने साझेदार के पूंजी खाते में क्या हस्तांतरित किया जाता है, तो यहाँ पर जो दिया है ना 34 नंबर जो सवाल का ऑप्शन आपके देख लिया जाए, ये नंबर दिया है, थोड़ा सवाल को समझेंगे। जो पुराने, देखिए यहाँ नए लाभ विहन अनुपात में समझन हाथ में नहीं, ये सब चीज में नहीं होता है, पूंजी खाते में नहीं, ये पुराने लाभ विहन अनुपात में ही हस्तांतरण किया जाता है, इसलिए ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो इसका आंसर होगा, यानी आपको ये नंबर होगा
34 के ए। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं 35 तरफ। 35 में दिया है कि साझेदार फर्म के पुनर्गठन पर अपलिखित देनदारी का लेखा करने पर होगा। कह रहा है कि जो अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है उसको क्या लिखा है, वर्तमान साझेदार के लिए लाभ होता है, वर्तमान साझेदार के लिए हानि होता है। देखिए ये जो चीजें होती है 35 नंबर जो पॉइंट दिया हुआ है ये वर्तमान साझेदार के लिए हानि होता है, यानी कोई ऐसा दायित्व जो नहीं लिखे थे और किसी वजह से मिल गया तो वर्तमान साझेदार को हानि होता है। उसी तरह अगर अनरिकॉर्डेड एसेट मिल जाता है तो वर्तमान साझेदार को लाभ हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इसलिए 20 का ऑप्शन सही होगा। चौथे 36 नंबर देखेंगे। एक्स और वाई 3:2 में लाभ हानि बांटते हैं और जेड को 1/5 भाग के लिए प्रवेश दिए जाते हैं। जेड एक्स वाई इतना लेता है और इतना लेता है तो कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल बात है, इसके अनुपात में 3/5 और 2/5। देखिए इसमें से इसको घटा दीजिएगा, इसको यानी जेड एक्स का नया निकालने के लिए 3/5 और माइनस 3/20 नया निकल जाएगा। वाई का निकालना होगा तो 2/5 और माइनस 1/20 घटा दीजिएगा, नया निकल गया। और इसका नया देवे किया है तो नया रेशियो सजा लीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुनर्मूल्यांकन खाते के डेबिट नाम पक्ष में क्रेडिट जमा पक्ष क्या कहते हैं? एक्सेस ऑफ द क्रेडिट साइड ओवर द डेबिट साइड इन द प्रॉफिट। क्रेडिट साइड अगर ज्यादा हो और डेबिट साइड से ज्यादा हो तो वैसे चीज को लाभ बोला जाता है, इसलिए इसका आंसर ये होगा 37 के ये आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा। चलिए ये सवाल मिल चुका था। नए साझेदार ख्याति की राशि दी जाती है पूंजी के भुगतान के लिए, लाभ में हिस्सा पाने के लिए, देखिए लाभ में हिस्सा पाने के लिए बी नंबर ऑप्शन सही होगा, बी नंबर सही होगा। ठीक है, लाभ में 39 त्याग अनुपात क्या होता है? तो त्याग अनुपात जो होगा वो नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होगा, पुराना अनुपात माइनस नया, गलती है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, इसलिए बी इसका आंसर एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, तो इसका बी नंबर राइट होगा। उसके बाद हम बात करेंगे, यहां दिया है डी पुराना अनुपात, यहां त्याग अनुपात सेक्रीफाइस से पूछा नहीं, तो देखिए यहां पर पुराना अनुपात अप्राप्ति अनुपात, डी ऑप्शन नहीं, एक बार देखते हैं सवाल 39 नंबर कितना दिया है। ठीक है, 39 का बी दिया। ठीक है, बी दिया, आपकी किताब बी है। ठीक है, पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग देखते हैं 40 नंबर देखते हैं। 40 नंबर सवाल में जो दिया है लाभ प्राप्ति अनुपात, देखिए लाभ अनुपात प्राप्ति दिया है तो इसमें नया अनुपात और त्याग अनुपात नहीं, पुराना अनुपात और त्याग अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात, गेनिंग रेशियो। देखिए यहां गेनिंग रेशियो निकालने के लिए ये उल्टा काम करता है, नया अनुपात और माइनस पुराना अनुपात, इसमें सी नंबर ऑप्शन सही होना चाहिए, तो सी नंबर ऑप्शन ही सही होगा। चलिए जैसे आपको यहां समझना होगा, जैसे आपको 20 रुपया पहले था ओल्ड, आज आपको 22 रुपया हो गया, तो आपको ये न्यू में से ओल्ड घटाएंगे तो 2 रुपया पता चलेगा, तो गेनिंग रेशियो प्राप्त चलेगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन होगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग जो शनिवार के टेस्ट है ना उस टेस्ट की तैयारी हम लोग ढंग से करें, क्योंकि आपकी जो इस बार जो रैंक तैयार किया जाएगा बहुत अच्छी तरह से रैंक कंप्यूटराइज कर दिया गया, इसमें कहीं से नहीं कुछ बार्गेनिंग होगा, इसलिए आप लोग वहां पर मेहनत कीजिए। और हम लोग वीडियो लंबा भी नहीं लेना चाहते कि बच्चे बोर ना हो कि नहीं। आज हम लोग 1 से 21 तक लिए थे पिछले वीडियो में, चलिए 1 से 20 लिए और 20 से लेकर 40 तक आए और लास्ट कल के वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कोशिश करें कि अगर 20 भी याद हो जाता है वीडियो देखते वक्त तो हम लोग खराब इसको नहीं मानेंगे। तो चलिए आज क्लास में विदा लेते हैं और कोशिश करते हैं कि जैसे नेट ठीक होगा फिर हम लाइव आपके से कनेक्ट होंगे। तब तक रिकॉर्डिंग क्लास से काम चलाइए और पढ़ते रहिए, मन लगाकर टॉप बनने का कोशिश कीजिए, रैंक 1 आने की कोशिश कीजिए। यही आशा से हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद सभी।